गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बात कर रहा था, कल आपको बात बताई थी मैंने, क्या लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की मैं बात समझा रहा था आपको, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मैंने बताए थे कि टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के हैं गिवन बाय द फैराडे। तो ये दो लॉ कौन कौन से हैं? नंबर एक तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के नाम से इनको दिया गया है। कल मैंने फर्स्ट लॉ की बात की थी आपको, और फर्स्ट लॉ में क्या था, आपको ये पूरी सारी चीजें आपको जानकारी में आई थी कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड, कहाँ डिपॉजिट होता है? एट द इलेक्ट्रोलाइट एट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड। कितना चार्ज पास होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, यही तो आपको बताया था, राइट। इसका मतलब कल एक मैंने फार्मूला भी दिया था आपको। कौन सा फार्मूला दिया था? वो फार्मूला जरा फिर से हम रिपीट कर देते हैं। W इक्वल टू ZIT। अब Z क्या था यहाँ पर, I क्या थी, T क्या थी, फिर इसमें एक इक्विवेलेंट वेट भी आया था। इक्विवेलेंट वेट के लिए कि इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, वो आज भी इक्विवेलेंट की नीड पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट वेट हमने निकालने के लिए आपको कल बताया था, क्या बताया था? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कल हमने बताया था आपको कि जो मोलर मास होता है, क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास, या इसको हम लिख देते हैं एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास लिखेंगे। और इसके बाद में मैंने कहा था एन फैक्टर से इसको डिवाइड कर देते हैं। एन फैक्टर के लिए मैंने बताया था द इलेक्ट्रॉन विच आर रिक्वायर्ड टू, हम ऐसे भी कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटाइंस। कल ये चीज मैंने नहीं बताई थी, आज मैं बता रहा हूं। टू रिड्यूस द है वही चीज। कल मैंने कहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सचेंज, है ना, या फिर एन फैक्टर, या फिर एन फैक्टर। मैंने कल एन फैक्टर लिखा होगा आपको, ठीक है ना। इसको दूसरी टाइप से भी, कहीं इसको नोट डाउन कर लेना, दूसरे टाइप से भी इसको लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? यहां पर हो गया एटॉमिक मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स required to reduce the cations। कैटाइंस को रिड्यूस करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी वो क्या होगा? अच्छा, कैटाइन आप नहीं समझ रहे होंगे, थोड़ा सा हो सकता है, मैं आपको याद दिलाता हूं। जैसे सपोज कर लीजिए, यहां पर कल मैंने एक एग्जांपल दिया था Cu2 पॉजिटिव। ये क्या है बेटा? कैटाइन है। और ये कैटाइन क्या होगा? इसको रिड्यूस करेंगे ये कैटाइन, तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड पड़ेगी, ठीक है। और ये कैटाइन रिड्यूस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये क्या बन जाएगा? Cu सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो वही चीज है, यहाँ पर नंबर ऑफ चीजें वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से है ना। इसको भी आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको कराया था, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल आपको मैंने कल कराया था कि कैसे कैसे होगा, ठीक। और आज मैं फिर आपको बात करता हूं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ,
ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करता हूं, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें क्या लिखा है ये शायद अभी थोड़ा सा समझ में कम आएगा। एक मैं थोड़ा सा पहले डायग्राम बनाता हूं, एक छोटा सा डायग्राम 2-3 बनाते हैं। ये हमने क्या काम किया, हमने एक सबस्टेंस ले लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया यहाँ पर, और इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटाइंस थे वो ए पॉजिटिव थे। कैटाइन कौन से थे, ए पॉजिटिव थे, ठीक है। बाकी सिस्टम जो भी हम करते थे वो सारा का सारा वही सारा पॉजिटिव यहाँ पे होगा, और सभी कुछ वैसे ही होगा, नेगेटिव यहाँ पर होगा, राइट, ठीक है ना। अब दूसरा हमने एक और सबस्टेंस लिया, और उस सबस्टेंस में हमने क्या काम किया, एक 2 इलेक्ट्रोलाइट्स फिर लिए, मतलब 2 इलेक्ट्रोड लिए, 2 इलेक्ट्रोड्स में ये किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में डाल दिए, और इस इलेक्ट्रोलाइट में सपोज कर लीजिए बी पॉजिटिव कैटाइन है। कौन सा कैटाइन है, बी पॉजिटिव कैटाइन है, राइट। ठीक है, एक और आप ले सकते हो कि एक हमने सपोज कर लीजिए और ले लिया, और इसमें हमने जो कैटाइन डाला वो सी कैटाइन डाल दिया, सी पॉजिटिव कैटाइन डाल दिया हमने, ठीक है ना, सी पॉजिटिव कैटाइन डाल दिया हमने। राइट, इसमें हमने सी पॉजिटिव कैटाइन डाल दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इनको हमने क्या काम किया, एक सीरीज में इसको कनेक्ट कर दिया, तीनों को एक सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया। तो वही देखो, कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा, इसमें जो आपका सबस्टेंस डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा उसके बारे में बता रहा है। तो देखिए, अब देखिए क्या लिखा है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। मैंने अभी बोला था कि इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि देयर इज ओनली दैट द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास्ड इन ऑल 3, सभी में, तीनों में एक सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है ना। तो इस वजह से इसमें लिखा है व्हेन द सेम क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ये कितने डिफरेंट एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ए था, एक बी था, एक सी था, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस थे। और फिर लिखा है कनेक्टेड इन सीरीज, ये मैंने बताया था ना पहले से ही कि जो सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस, तो जो अमाउंट होगा सबस्टेंस का प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस्ड हुआ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। किसके इक्वल होगा, केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स के इक्वल होगा। तो ये सेकंड लॉ हो गया। अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे होंगे कि सर पूरा कंप्लीटली समझ में नहीं आया, थोड़ा देखिए इसको और समझते हैं कैसे होगा। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि जो सबसे पहले वाला था आपका क्या था, उसका वेट मान लीजिए WA था, तो WA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपको बताया था इक्विवेलेंट, उसमें लॉ में क्या लिख रहा था, इक्विवेलेंट वेट, ये वेट की WEIGST होगा, ठीक है, EIGST, इक्विवेलेंट वेट ऑफ A। दूसरा क्या था, WB, जो दूसरा कैटाइन था वो V कैटाइन था, तो वो उसका B का कितना होगा वेट, तो दैट विल बी, ये भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ B।
तीसरा क्या था आपका, C कैटाइन था, तो WC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ C। तो इसको वी कैन राइट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरा WA, ये यहां तक क्लियर होगा, मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए WA इसको कैसे लिखा जा सकता है, WA अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, A इक्वल टू WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B इक्वल टू WC अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ C। ये जितने भी सॉल्यूशंस आप जोड़ेंगे वो सारे के सारे उनका रेशियो कैसा होगा, दैट विल बी द सेम। तो ये कह रहा है। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और, आपकी एनसीईआरटी की बुक में इतना ही दिया गया है, इसके आगे नहीं दिया गया है। कुछ अदर बुक्स में कुछ और समथिंग चीजें दी गई हैं, आपके सिलेबस में भी इतनी चीजें हैं, यही कहने का मतलब है इसमें। व्हाट, एक जानकारी के लिए मैं बता दूं आपका, जो आजकल जो इक्विवेलेंट वेट को रिप्लेस, जो टर्म है इक्विवेलेंट वेट, इसको रिप्लेस कर दिया गया है अमाउंट ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, उससे रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, तो उससे रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसमें क्या हो गया, मॉडर्न टाइम इन टर्म ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इक्विवेलेंट वेट। जो टर्म है वो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड, कौन सा टर्म, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is used in place of equivalent weight. Thus nowadays Faraday's second law of electrolysis is stated as, तो डिफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो क्या हो गई डिफिनेशन, अब द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रो मतलब सॉरी द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकर्ड। अच्छा भी क्या हुआ, केमिकल चेंज यहां पर आया, देखेंगे क्या हुआ, ये कॉपर है आपका Cu2 पॉजिटिव था, ये कैटाइन है, और +2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए, और इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद में क्या हुआ, Cu सॉलिड में चेंज हो गया। तो अब भाई मेरे ये मुझे बताइएगा कि यहां पर जो चेंजिंग आई वो किस टाइप की चेंज आई, दैट इज द केमिकल चेंज। इसमें कोई भी दूसरे टाइप की चेंज नहीं आई, केवल कैसी चेंज आ गई है, केमिकल चेंजिंग आ गई। तो वही यह लिखा है द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकर्ड। अब केमिकल चेंज जो पाई जाएगी वो मैंने और थोड़ा क्लियर करके लिखा है, द मोल्स ऑफ सबस्टेंस, वो क्या होगी, द मोल्स ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड is directly proportional to the number of moles of electrons exchanged during the redox reactions that occur। जो redox reaction इसमें होगी, ठीक है, और redox reaction कौन सी होगी, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो यू में राइट इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी नॉलेज के लिए नेक्स्ट क्लासेस में जब जाएंगे आप, तो इन चीजों को शायद आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चूंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। व्हाट देयर में भी इन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें में भी ऑस्ट्रेयर, ठीक है ना। तो ये आपका सेकेंड लॉ हो गया। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम ड्राई सेल के बारे में आपको बताएंगे, तो टाइम टू टाइम आप इसको वॉच करते रहिए, इसके नोट्स बनाते रहिए और देखते रहिए, इसको समझते रहिए। ओके।